हेलो दोस्तों, मैं विकास आन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में मैंने आपको जो इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल होता है मीन्स वो टॉपिक स्टार्ट किया था और उस पर बेस्ड जो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। और उसमें एक क्वेश्चन बचा है जो क्वेश्चन नंबर 22 था इस सेट का, ये आपका बचा था। तो इसका एक अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा और आप ये क्वेश्चन फिर इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जब ट्राइंगल बनता है तो मैंने जब ट्राइंगल टाइप्स ऑफ आपको ट्राइंगल पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि एक जब ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में क्या होता है कि ट्राइंगल का अगर एंगल बड़ा है तो उस एंगल के सामने वाली क्या होगी, साइड भी बड़ी होगी। ठीक है, आप समझने का ट्राई करें कि अगर मैं इस तरीके से एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, इस तरीके से मैं अगर एक ट्राइंगल बना रहा हूं तो इस ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होगा उस एंगल के सामने की साइड भी बड़ी होगी। इसका लॉजिक क्या है ये आपको समझना है। पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में थोड़ा सा लिख के समझा देता हूं कि अगर आपने इस ट्राइंगल में मान लो ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल क्या है आपका 20 डिग्री है मान लो, तो ये एंगल कितना होगा आप बता देंगे। ये एंगल कितना बचा होगा 80 और 20 कितना हो गया 100, तो ये कितना बचेगा 80। या फिर इनको डिफरेंट लेते हैं कि ये अगर मान लो 90 है, या 90 नहीं फिर क्या लेते हैं इसको 70। ठीक है, इसको 70 लेते हैं, इसको 60 लेते हैं, तो 60 और 70 मिलके कितना बनाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 130 और ये ले लेते हैं आप 50 डिग्री। ठीक है, ये कितना ले लेते हो 50 डिग्री। तो यहाँ पर आपको तीन अलग अलग तरीके के क्या मिलेंगे एंगल। तो मेरा बोलने का मतलब सीधा सा ये है कि जो एंगल बड़ा है उस एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होगी बड़ी। कि ये अगर 70 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड ये अगर साइड आप ये अगर त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है तो ये साइड अगर C है तो इसमें ये जो C साइड होगी ये क्या होगी सबसे बड़ी। उसके बाद इससे छोटा वाला एंगल कौन सा है तो आप देखोगे ये, तो ये अगर B साइड है तो ये B साइड इस C से क्या होगी थोड़ी सी छोटी। और ये जो एंगल 50 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने वाली साइड ये क्या होगी, ये होगी सबसे छोटी साइड। ठीक है, ये अगर साइड A है तो ये साइड क्या होगी सबसे छोटी साइड। मीन्स आपको ये लिख लेना है कि किसी भी त्रिभुज में जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है बड़ी होती है। ठीक है, या किसी भी त्रिभुज में बड़े एंगल के सामने की साइड क्या होगी बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने की साइड क्या होगी छोटी। इसका लॉजिक क्या है वो भी आप समझेंगे, बट इतना आप अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कि त्रिभुज में क्या होता है कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड बड़ी होगी। मीन्स जो साइड होती है साइड की लेंथ काई पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है डायरेक्टली। कि अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो इसके सामने की साइड क्या होगी बड़ी होगी। इसका लॉजिक क्या है, छोटा सा लॉजिक है जो आप समझे वो भी, ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर रहे। कि मैं अगर ये लाइन ली है मैंने ये एक लाइन ली है और मैं क्या कर रहा हूँ इस पे एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल बनाने का मतलब क्या है कि मैं एक प्रकार में 1 डिग्री की क्या भरूंगा, वो मीन्स आपका जो चांदा होता है उसमें क्या करोगे आप 1 डिग्री की ऐसे लाइन खींचोगे तो ये क्या रहेगी ऐसे रहेगी। 1 डिग्री की लाइन अगर आप खींच रहे हो, मान लो ये जो है आपका कोण क्या है 1 डिग्री है, तो ये ऐसे रहेगी। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये कितनी आएगी आपकी इतनी। फिर आप कहते हो कि मैं तो 10 डिग्री की लाइन अगर ऐसे खींच रहा हूँ तो ये क्या आएगी यहाँ पर आपकी डिस्टेंस क्या होगी इतनी आएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, जैसे आपने ये जो है डिग्री की वैल्यू मीन्स एंगल की वैल्यू बढ़ाई तो आपकी क्या हो रही है लेंथ भी बढ़ रही है। मीन्स आपका जितना जो होगा एंगल ज़्यादा होगा उस साइड उसके सामने वाली साइड क्या होगी उतनी ही खुली हुई रहेगी। मीन्स आपने क्या किया होगा कि अगर ये आपने क्या मानी है, ये आपने मानी है कि ये बेस लाइन है और उस पर आपने इस बेस लाइन पर 70 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये एंगल ये जो भुजा ये होगी इसकी जो ये मुंह खुला हुआ होगा ये क्या होगा ज़्यादा खुला हुआ होगा। ठीक है, इसलिए ये जो आपकी लंबाई आएगी ये भी क्या आएगी ज्यादा आएगी। सिंपल लॉजिक ये है इसका। तो आपको लिख लेना है सिंपल कि किसी भी त्रिभुज में बड़े एंगल के सामने की साइड बड़ी होगी। और इसका उल्टा भी अगर आपको दे दिया जाए कि मान लो अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, इस तरीके से एक त्रिभुज दे दिया जाए जिसमें ये साइड है 8, ये साइड है 5 और ये साइड है मान लो 4 है। ठीक है, इस तरीके से 3 साइड है, ये त्रिभुज A है, B और C है। ठीक है, क्या है ये त्रिभुज ABC। आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैंने अभी तक 2 चीज़ें ही बोली है आपके सामने, क्या कि किसी भी त्रिभुज में जो होता है अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी बड़ी होगी। मीन्स किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर आपकी साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा और साइड छोटी है तो एंगल क्या होगा छोटा होगा। वो मैं आपको अभी समझाने का ट्राई करता हूँ कि मान लो अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर की है तो 8 सेंटीमीटर की साइड है तो ये क्या होगा मुंह ज़्यादा खुला हुआ होगा तो ये एंगल भी क्या आएगा आपका बड़ा आएगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल C क्या होगा
क्या होगा एंगल सी, अगर 8 बड़ी लेंथ है, सबसे बड़ी लेंथ अगर 8 है तो एंगल सी क्या होगा सबसे बड़ा। उससे छोटा कौन सा है, ये 5 है, ये वाली लेंथ कितनी है 5, तो आप बोल देंगे कि इससे छोटी जो साइड होगी वो क्या होगी, मीन्स कौन होगा वो कौन सा होगा, एंगल बी। और इस सबसे छोटा अगर एंगल आपको बताना है तो आप बता देंगे कौन सा होगा, एंगल ए, क्योंकि ये जो लेंथ है ये क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे जो मेरे को आपको बताना था, ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाओ कि अगर एंगल बड़ा तो साइड बड़ी, एंगल छोटा तो साइड छोटी, सिंपल। ये जो है चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज एबीसी, यदि एबीसी एक त्रिभुज है, ये मैं पहले आपको बना के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने करवाया नहीं था, ये छूटा हुआ है, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट था ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आज का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टुअर्ट थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, वो आप समझोगे। बट अभी आप इस क्वेश्चन पर फोकस करें कि इसको कैसे करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी एक क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। यदि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी कोण सी से बड़ा है, मीन्स आपको कंडीशन दे रखी है कि कोण बी क्या है, कोण सी से बड़ा है। आपको इस तरीके की कंडीशन दे रखी है कि ये वाला जो एंगल है ये क्या है, इससे बड़ा है, और ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, जो यहाँ पर क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, बट ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आप इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा कथन सही है वो आपको चूज करना है। मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूँ, अब आप समझने का ट्राई करें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप करने का ट्राई करें। मैंने जस्ट 2 प्रॉपर्टी इसमें बताई है, क्या, यदि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, कोण सी से बड़ा है, मीन्स ये क्या है, कोण बी इस कोण सी से बड़ा है, एक एंगल 60 डिग्री का है, तो आपको सिंपल वो प्रॉपर्टी लगानी है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े एंगल की सामने की साइड सबसे बड़ी और सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो उस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप करने का ट्राई करें। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप समझने का ट्राई करें। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और आपको ऐसा बोला गया है कि ये जो कोण बी है ये क्या है, कोण सी से बड़ा है। मीन्स आपको क्लियर नहीं कर रखा है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का है, बट ऐसा जरूर बोल रखा है कि ये कोण बी क्या है, कोण सी से क्या है, बड़ा है। तो अब अगर एक एंगल अगर आपको 60 डिग्री दे रखा है, एक कोण अगर 60 डिग्री दे रखा है, तो आप यहां से निकाल लोगे कि अगर ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है तो इन दोनों का योग कितना आएगा। सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों का योग कितना होगा, 120 डिग्री। इन दोनों का योग कितना होगा, 120, क्योंकि एक एंगल 60 है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये थोड़ा स्पीड में नहीं हो रहा होगा, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने जो है 2 जो है प्रॉपर्टी बताई है आपको, क्या, कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटे कोण के सामने की साइड सबसे छोटी होती है। और अगर आपको इसका उल्टा दे रखा है कि अगर साइड बड़ी दे रखी है तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और साइड अगर सबसे छोटी है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, सबसे छोटा होगा। ये जो है बेसिक सी बात है, ठीक है। तो अब इसको आपको यहाँ पर लगाना है कि इस क्वेश्चन में कैसे लगाओगे। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है और आपको इतना बोला गया है कि कोण बी कोण सी से बड़ा है। तो इसको आपको कैसे लगाना है, इसको समझने का ट्राई करें। कि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें से एक 60 डिग्री दे रखा है। तो ये दोनों, इन दोनों का योग कितना बचा होगा, तो आप बता देंगे 120 डिग्री। अगर इन दोनों का योग 120 डिग्री है, जिसमें से ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको बांटोगे कैसे, आपको वो देखना है। कि मान लो अगर ये बराबर होते, ठीक है, ये बराबर होते कि ये भी 60 डिग्री का होता, ये भी 60 डिग्री का होता, तो बराबर होते तो तीनों ही लेंथ क्या आ जाती, बराबर। बट आपको ऐसा दे रखा है कि ये क्या है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग क्या है, 120 डिग्री है, और ये बड़ा है। तो अगर आपको इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको बड़ा करने का ट्राई कर रहे हैं कि अब मैं अगर इसको कर रहा हूँ 61 डिग्री, ठीक है, इसको मैंने इससे थोड़ा सा बड़ा किया, ये 60 था, मैंने इसको थोड़ा बड़ा किया 61। तो आप देखोगे कि ये 60 है, ये 61 है, तो ये कितना बचेगा, फिर 59 ही बचेगा। मीन्स जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आपकी यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आप अगर इसको 60 से 61 कर रहे हो तो ये क्या होगा, 60 से 1 कम हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है तो इसको बड़ा रखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से आपको क्या कंडीशन मिलेगी कि ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल क्या आएगा,
आपका ये एंगल क्या आएगा, बी और सी है। तो इस एंगल की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 60 से बड़ी रहेगी, क्योंकि अगर आप 60-60 रखते हो तो ये दोनों क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। 60-60 रखते हो तो ये दोनों बराबर रहते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बट आपको ये एंगल बड़ा करना है, तो मान लिया आपने, आप अपने माइंड में ही कर रहे, मान लो आपने इसको 70 डिग्री कर दिया, ठीक है, आपने इसको सी से बड़ा कर दिया 70 डिग्री, तो ये सी कितना होगा, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये कम होगा। इसको अगर 70 किया है तो ये कितना होगा आपका 50, क्योंकि इन तीनों का योग मिलकर कितना होना चाहिए 180, और उसमें मस्ट है कि ये आपको क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री फिक्स है, ये तो 60 डिग्री फिक्स है, तो इन दोनों का योग आपको कितना रखना है 120 डिग्री, और इसको बड़ा करना है, तो जितना इसको बढ़ाओगे 60 से ज़्यादा करोगे उतना ही ये क्या होगा 60 से कम होगा, कि अगर इसको 70 किया है तो इसको 50 करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का योग आपको कितना रखना है 120 डिग्री। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ये मिलेगा कि अगर आप इस एंगल को 61 डिग्री भी करते हो तो ये एंगल क्या आएगा आपका 59 डिग्री। मीन्स आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि सबसे बड़ा जो एंगल होगा वो क्या होगा, बी। सबसे बड़ा एंगल बी कैसे आया आपका, ये समझ में आया होगा कि ये 60 है, इन दोनों का अगर वैल्यू 60-60 रखते आप तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता। बट आपके सामने कंडीशन दे रखी है कि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है, तो इन दोनों को बराबर रख नहीं सकते, इन दोनों को बराबर नहीं रख सकते। तो आपने सोचा कि मैं इसको 1 डिग्री बढ़ा देता हूँ, तो इसको जैसे ही 1 डिग्री बढ़ाओगे ये 1 डिग्री कम होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, इन दोनों का योग हमेशा 120 डिग्री रहना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी से। क्योंकि अगर इन दोनों का कोण योग 180 डिग्री नहीं, 120 डिग्री नहीं रहा तो ये एंगल 60 डिग्री उसमें जुड़ के 180 डिग्री नहीं बनाएगा। तो 180 डिग्री बनाने के लिए मस्ट है कि ये दोनों क्या रहे, इन दोनों का योग 120 डिग्री रहे। तो आपने इसको जितना बढ़ाया उतना ही ये क्या हुआ, कम हुआ। तो आपको मिला कि ये 60 से ज़्यादा आएगा, ये हमेशा 60 से क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये 60 से अगर ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू, इसके सामने वाली भुजा भी क्या रहेगी, सबसे बड़ी, क्योंकि ये क्या है, इन तीनों में आपको मिलेगा एंगल बी क्या है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या है आपका ये 60 डिग्री मीन्स एंगल ए है, और फिर उससे छोटा एंगल क्या है, एंगल जो है ये एंगल सी है, ठीक है। तो एंगल सी है, ये क्या है, सबसे छोटा है, तो इनकी भुजा भी इसी फॉर्म में रहेगी। जिस रेशो में एंगल है, मीन्स एंगल बी अगर सबसे बड़ा है तो एंगल बी के सामने वाली भुजा बी सबसे बड़ी रहेगी, उसके बाद एंगल ए आ रहा है तो ये भुजा उसके बाद आएगी, और सी अगर आ रहा है लास्ट में तो उसके बाद ये भुजा आएगी। मीन्स सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी आपकी बी, जो आपको ये ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद कौन सी रहेगी ए, और उसके बाद सी। मीन्स ये जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ये कैसे हुआ ये आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, क्योंकि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। आपको ये दे रखा है, ये एंगल क्या दे रखा है, एक 60 डिग्री फिक्स कर रखा है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री अगर फिक्स कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर जो है वो शो नहीं हो रहा था। मीन्स ये ऐसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये क्या है, 60 डिग्री है, और आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एंगल बी क्या है, एंगल सी से बड़ा है। एंगल बी बड़ा है मीन्स ये जो कोण बी है, ये अगर ये बी है और ये सी है, तो ये जो एंगल बी है ये इस सी से बड़ा है। तो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी से क्या पता चलेगा कि इसमें एंगल ए अगर 60 डिग्री है तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बचेगा आपका, एंगल बी प्लस एंगल सी बचेगा 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना बचेगा, 120 डिग्री। तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको भी 60 रखता हूँ, इसको भी 60 रखता हूँ, तो कितना आता है आपका 120 डिग्री। बट आपको ये कंडीशन नहीं रखनी है, आपको दे रखा है एंगल बी बड़ा रखना है। तो एंगल बी को बड़ा कैसे करोगे, अगर एंगल बी को बड़ा करना है तो इस 60 में कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो आपको 60 में कुछ प्लस करना पड़ेगा, जैसे 61 किया, एक ही बढ़ाया आपने, इससे थोड़ा बड़ा करने का ट्राई किया, इसको एक बढ़ाया तो आपने देखा कि ये 61 हुआ। तो आपने अगर इसमें एक बढ़ाया तो इसमें एक कम होगा, क्योंकि दोनों का योग फिक्स कर रखा है, वो कितना है 120 डिग्री। कि अगर इसको आपने 61 कर दिया तो ये आपका 59 ही बचेगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 120 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी से आपकी ये जो एंगल आया था, क्या आया था, सबसे बड़ा, फिर ये और फिर ये वाला एंगल, ठीक है। और उससे क्या आई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी जो आया था, वो क्या आया था, सही आंसर। कि इस एंगल के सामने वाली जो साइड अगर ये बी है तो बी सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी ए, और फिर उससे बड़ी क्या हो जाएगी आपकी साइड सी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो इस शीट का लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो जो मैंने लास्ट के लिए रखा था कि आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो आप ये क्वेश्चन क्या करोगे, अच्छे से कर लोगे। तो आपको
जो है यही चीज़ें याद रखनी है कि किसी भी एंगल में सबसे बड़ी साइड के सामने मीन्स सबसे बड़ी साइड अगर है तो उसके सामने का कोण सबसे बड़ा, और अगर इसका उल्टा बोले कि अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने की साइड क्या होगी, बड़ी होगी। मीन्स सबसे बड़ा अगर एंगल आपको दे रखा है, लास्ट में एक बार और बता देता हूँ कि एंगल आपको अगर मान लो आपने अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखा होगा तो वहां पर क्या देखा होगा आपने कि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होता था और ये एंगल क्या होते थे, इन दोनों का योग मिलकर कितना होता था आपका 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पर क्या रहता था कि ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली ये जो हाइपोटेनियस होता था, कर्ण होता था, ये क्या होता था, सबसे बड़ा होता था। तो ये भी प्रॉपर्टी वही है कि इस त्रिभुज में क्या होता था, ये एंगल अगर सबसे बड़ा है 90 डिग्री तो इसके सामने वाला जो ये कर्ण होता है ये भी क्या आता था, सबसे बड़ा। तो यही मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की साइड क्या होती है, सबसे बड़ी, उससे छोटा तो उसके सामने की साइड क्या होगी, उससे छोटी, और उससे भी छोटा अगर कोण है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी साइड। ठीक है, अब जो है आपको अगर ये समझ में आया है तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, अब आपको हेडिंग डालनी है स्टुवर्ट थ्योरम। स्टुवर्ट थ्योरम क्या है मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, वो तो बिल्कुल बेसिक जो था कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया है, बट आपको स्टुवर्ट थ्योरम क्या है अच्छे से समझनी है। मीन्स स्टुवर्ट थ्योरम का मतलब क्या है, आप इसको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। स्टुवर्ट थ्योरम कहाँ पर लगाओगे ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट आप इसको पहले हेडिंग डालें स्टुवर्ट थ्योरम। ठीक है, तो स्टुवर्ट थ्योरम का आपको यूज़ कहाँ करना है, इसको आपको सबसे पहले देखना है कि मैंने अगर लिखा है स्टुवर्ट थ्योरम तो ये आपको यूज़ कहाँ करना है, तो इसका यूज़ आएगा आपका कहाँ पर, सीवीएन की लंबाई निकालने में। ठीक है, सीवीएन की लंबाई निकालने में, सीवीएन की लंबाई आप कैसे निकालोगे इस थ्योरम का यूज़ करके, तो सीवीएन की लंबाई निकालनी है आपको तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीवीएन क्या होती है। तो मैंने अगर आप ज्योमेट्री अगर पूरा देखते हुए आ रहे हो, मतलब 15 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपने अगर 15 के 15 लेक्चर पूरे के पूरे देखे हैं तो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो सीवीएन होता है क्या होता है। ठीक है, तो एक बार और मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि सीवीएन होता क्या है, फिर मैं आपको जो है स्टुवर्ट थ्योरम पर आऊंगा। तो सीवीएन क्या होता है ये आप समझे पहले कि सीवीएन क्या होता है। तो इस तरीके से अगर एक ट्राइंगल ले रहे हैं आप, इस तरीके से एक ट्राइंगल ले रहे हैं तो मैंने बताया था कि इस ट्राइंगल में क्या होता है, ये एबीसी अगर एक ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल में अगर आप इस साइड से मीन्स किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, अगर ये शीर्ष लिया है तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली एक लाइन खींचते हैं, एक कोई सी भी लाइन खींच दें आप, इधर खींच दे आड़ी मीन्स किसी भी तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, सीवीएन मैंने आपको ऐसे बताया था, आप ये लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, ये लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, ये लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं, आप इस साइड से भी ये लाइन खींच सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये सारी क्या कहलाती है, आपकी सीवीएन कहलाती है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से समझाया है कि आप किसी भी वर्टेक्स से मीन्स त्रिभुज में आप क्या करें, किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है, किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी मीन्स शीर्ष से सामने वाली अगर साइड को मिला देंगे, सामने वाली भुजा को मिलाने वाली अगर लाइन खींचते हैं, मिलाने वाली अगर लाइन खींचते हैं, क्या खींचते हैं लाइन, तो वो क्या कहलाती है, आपकी सीवीएन कहलाती है। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था जब मैंने आपको सीवीएन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन जो होती है उसके बारे में जब बताया था मैंने आपको ब्रीफ में, तब मैंने आपको ये सीवीएन के बारे में भी वहाँ पर अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो आपको सीवीएन की लंबाई कैसे निकालनी है, मतलब आपसे क्वेश्चन कैसे आता है कि ये सीवीएन अगर आपने यहाँ से इस ए शीर्ष से इस भुजा बीसी पे अगर सीवीएन डाला है तो ये सीवीएन क्या करेगा कि मान लो इस भुजा की लंबाई कितनी है, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल 10 सेंटीमीटर है, तो ये सीवीएन क्या करेगा, इसको कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब मान लो कि ये कितनी रख देगा आपकी 3 और ये रख देगा 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको 3 और 7 रख देगा, इस भुजा की आपको लंबाई दे देगा मान लो 4 और ये दे दी 7 सेंटीमीटर, और आपको पूछेगा कि इस सीवीएन की लंबाई निकालो। मीन्स इस सीवीएन की लंबाई अगर ये मैं P मान रहा हूँ तो इसकी लंबाई क्या होगी, ये जो सीवीएन है इसकी लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना रहेगा मेनली क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसकी लंबाई आप कैसे निकालोगे, इस थ्योरम का यूज करके, स्टुवर्ट थ्योरम का यूज करके। मीन्स ये जो लाइन खींची है इस लाइन की लंबाई आप कैसे निकालोगे, मेनली वही है आपकी स्टुवर्ट थ्योरम। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, इसका स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप अच्छे से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे। ठीक है,
तो आपको समझ में आ गया होगा कि लगानी कहाँ है, स्टुअर्ट थ्योरम लगानी कहाँ है। तो स्टुअर्ट थ्योरम मेनली कहाँ यूज आती है, CV1 की लंबाई निकालने में, ठीक है। कहाँ पर यूज आती है, CV1 की लंबाई निकालने में। CV1 क्या होती है, तो आप बता दोगे CV1 एक ऐसी साइड होती है किसी भी त्रिभुज में जो किसी वर्टेक्स से मीन्स किसी भी शीर्ष से क्या होती है, सामने वाली भुजा को क्या करती है, मिलाती है, या क्या करती है, क्रॉस करती है, कट करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी CV1। तो इसको आप लिख भी सकते हैं कि ये क्या है, CV1 है। ये क्या है आपकी CV1। तो अब इस CV1 की लंबाई आप निकालेंगे कैसे, वो आपको समझना है कि मान लो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है, ABC, ठीक है। ABC ये क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है ABC। आपको समझने में आसानी हो इसलिए मैंने इसे लिखा है ABC। एक क्या है, ये ट्राइंगल है। इसमें आपको अगर इस CV1 की लंबाई निकालनी है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि अगर ये मान लो ये लेंथ पूरी 10 सेंटीमीटर है तो ये क्या करेगी, ये CV1 क्या करेगी, इस तरीके से अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये साइड जो क्या करेगी, इसको दो भागों में बांटेगी कि ये मान लो 3 सेंटीमीटर और ये मान लो कितना आपका 4 सेंटीमीटर, ऐसे दो भागों में बांटेगी। तो मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, आपको स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट लिखवाना है। उसके लिए मैं ले रहा हूँ कि मान लो ये क्या है, M है और ये क्या है, N है, और ये पॉइंट क्या है आपका D है। इस D पॉइंट पर इसने काटा है, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इतनी वाली लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी है आपकी M है, और ये लेंथ कितनी है आपकी N है, ठीक है। ये लेंथ आपकी M है, ये लेंथ आपकी N है, और ये जो पूरी लेंथ होगी आपको पता है कि अगर वर्टेक्स C है तो इस वर्टेक्स C के सामने वाली ये जो पूरी लेंथ होगी ये कितनी होगी, C सेंटीमीटर होगी, या C आप माने सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट हो वो आप मान सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या थी, 10 सेंटीमीटर टोटल थी, और ये थी आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये थी 7 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से मैंने इसको वेरिएबल की फॉर्म में लिया है कि ये क्या है, M है, ये N है, और ये पूरी क्या है, C है, क्योंकि वर्टेक्स C के सामने वाली साइड कितनी होगी, C। उसी तरीके से वर्टेक्स अगर ये B है तो इसके सामने वाली साइड कितनी होगी आपकी B, और ये अगर वर्टेक्स A है तो इस वर्टेक्स A के सामने वाली साइड कितनी होगी, A। तो आपको बताना है कि इस CV1 मीन्स ये अगर आपने P माना है, CV1 में मान रहा हूँ P क्या है, ये CV1 है, ठीक है। ये क्या है, P क्या है, एक CV1 है। तो इस CV1 की लंबाई आपको कैसे निकालनी है उसका एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट आप लिखें। आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझे तो आपको क्वेश्चन में मीन्स क्या होगा, आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझा है तो आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना आप जो है इस CV1 की लंबाई निकालने में बहुत जो होगी आपको क्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो CV1 की लंबाई निकालने का डायरेक्ट आपका शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्या है, या जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या है, वो आप देखें कि ये जो A लिया है, इस A का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। इस A का स्क्वायर करके इस N में मल्टीप्लाई करना है आपको। सिंपल क्या करना है, A का स्क्वायर करके N में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इस A का मीन्स ये अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर करोगे, और 4 का स्क्वायर मान लो आपका 16 आ रहा है, तो ये अगर 3 है तो 16 इंटू क्या करना है, आपको 3 करना है, ठीक है। सिंपल ये चीज़ें आपको करनी है। मीन्स क्या करना है आपको, A का स्क्वायर इंटू एन, A का स्क्वायर इंटू एन, फिर प्लस में करना है आपको, क्या करना है यहाँ से प्लस आपको करना है B का स्क्वायर इंटू एम, मीन्स ऐसे क्रॉस गुणा करना है। इस साइड का गुणा इस वाले पार्ट में करना है, इस साइड का गुणा इस वाले पार्ट में करना है। तो ये क्या आएगा आपका B का स्क्वायर n, ठीक है, B स्क्वायर n मीन्स इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये क्या होगा, m होगा, ठीक है। क्या होगा, m बराबर आपको क्या रखना है, बराबर आपको रखना है इस CV1 की जो लंबाई आपने मान ली है P है, तो P का आपको स्क्वायर करना है। P स्क्वायर आपको क्या करना है, P स्क्वायर करना है। ये जो P है ये क्या करना है, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं, ठीक है। P स्क्वायर, और इसके सामने की साइड अगर ये C है तो P स्क्वायर C, और आपको क्या करना है, प्लस में करना है MNC। MNC का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको देखोगे तो M क्या है, ये बुझा है M, ये है N, और इसका गुणा करना है काय का, N से। मीन्स आपको अगर एम अगर इस तरीके से दे रखा है कि ये 3 है, ये 7 है, और ये पूरा अगर 10 है, तो आपको क्या करना है, 3 इंटू 7 इंटू 10 MNC मीन्स इन तीनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। ये है आपकी स्टुअर्ट थ्योरम, ठीक है। ये क्या है आपकी स्टुअर्ट थ्योरम। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, इसको लिख लें, ताकि आपको अगर जब भी CV1 की लंबाई निकालनी होगी, काय की लंबाई निकालनी होगी, CV1 की, तो CV1 की लंबाई आपको पता है कि क्या है, P है। मीन्स अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप P की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे इस थ्योरम से, इस
ये जो है स्टुअर्ट थ्योरम है, इससे आप इस C1 की लंबाई, ये जो P है आपने माना है ये C1 है, तो इस P की लंबाई आप क्या करेंगे, इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ये स्टेटमेंट पूरा समझ में आना चाहिए कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से एक ट्राइंगल दे दे, इस तरीके से एक ट्राइंगल दे दे जिसमें यहाँ पर इस A की वैल्यू कुछ दे दे, इस B की वैल्यू कुछ दे दे, आपको इस पूरी लेंथ की वैल्यू दे दे और इसको दे दे कि ये जो C1 है, ये जो C1 CD है, ये जो C1 CD है, ये क्या कर रही है, इस भुजा को, ये जो C1 CD है इस भुजा को क्या कर रही है, M और N दो भागों में बांट रही है, M कुछ पार्ट होगा, N कुछ पार्ट होगा। तो आपको अगर इस C1 की लंबाई निकालनी है, P की लंबाई निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, A² N मीन्स इस भुजा का स्क्वायर करके इस N में गुणा करना है, इस भुजा का स्क्वायर करके इस M में गुणा करना है और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, A² N प्लस B² M बराबर क्या करना है, P²। ठीक है, P² यहाँ पर क्या है, ये B² M है। ठीक है, ये क्या है, B² M है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के बराबर रखना है आपको P का स्क्वायर मीन्स इस C1 का स्क्वायर और इस C से मीन्स इस C1 के सामने वाली जो साइड है इसमें गुणा करना है P² C प्लस MNC का मतलब क्या है कि M इंटू N इंटू C। ठीक है, तो ये जो इतना है आपको समझ में आया होगा। अभी तक जो मैंने C1 में बताया, आपको क्या बताया है कि स्टुअर्ट थ्योरम में मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको इस C1 की लंबाई निकालनी हो तो C1 की लंबाई कैसे निकालेंगे आप, इसका मैं जनरल स्टेटमेंट एक बार और लिख के बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि C1 की अगर लंबाई निकालनी है आपको तो आपको इस तरीके से निकालना है कि ये अगर दे रखा है A तो A का स्क्वायर करना है, आपको A का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है इसके जो है सामने वाली जो साइड है, ये जो साइड N दे रखी है इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस में आपको करना है B का स्क्वायर और इसके सामने वाली साइड N मतलब B² M करना है आपको, प्लस क्या करना है मीन्स बराबर में क्या करना है आपको कि P का स्क्वायर आप करोगे, क्या करोगे, P का स्क्वायर इंटू सामने वाली साइड, इसके जस्ट अपोजिट जो सामने वाली साइड क्या है, C है, तो इस C में इसका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस क्या करोगे आप M इंटू N इंटू C। ठीक है, M इंटू N इंटू C मीन्स ये M, ये N और ये C आपको इनकी वैल्यू जो है क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो ये क्या है, आपका स्टुअर्ट थ्योरम का क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है जिससे आप क्वेश्चन क्या करोगे, इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, मीन्स क्या बोलते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इजीली इससे आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो इस स्टेटमेंट की मदद से। तो ये आपको समझ में आया होगा कि C1 की लंबाई आप कैसे निकालोगे स्टुअर्ट थ्योरम की मदद से, कि आपको अगर B दे रखा होगा, N दे रखा होगा, M दे रखा होगा, A दे रखा होगा और आपको ये MNC पूरा दे रखा होगा, तो आप यहाँ से C की जो वैल्यू है ये इजीली क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि इस तरीके से आपको अगर दिया हुआ है एक त्रिभुज, ये एक ट्राइंगल है, इसमें क्या है, ये एक C1 है, इसकी लंबाई आपको निकालनी है, ये है A, ये है B और ये है C, जिसमें आपको अगर ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है, पूरा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 है, ये D पॉइंट है, ये इतना अगर 4 है, ये इतना अगर 3 है, पूरा कितना हो जाएगा आपका 7। यह देने की जरूरत नहीं है कि इसको कितना लिख के दे आपको कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये अगर 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, तो आप बता दोगे पूरा हो जाएगा 7। अगर आपको ये मान लो 3 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप इस C1 की लंबाई कैसे निकालोगे, वो आपको निकालनी है। तो आप कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि ये अगर P माना है आपने, तो आप क्या करोगे कि A² मीन्स A² N। ठीक है, A² क्या था, ये इसका स्क्वायर करो और इसमें मल्टीप्लाई करो, तो इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस आप क्या करोगे, प्लस करोगे B² इंटू M मीन्स ये क्या है, B है और ये M है, तो B का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर करोगे आप, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 मीन्स ये 25 इंटू 4 और ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 3, 9 इंटू कितना हो जाएगा आपका 3, बराबर क्या आएगा आपका P का स्क्वायर मीन्स ये जो C1 आपने माना है P, इसका स्क्वायर इंटू सामने वाली साइड, इसके जस्ट सामने वाली साइड कितनी है पूरी 7, तो P इंटू 7 करोगे, प्लस क्या कर दोगे आप MNC मीन्स 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 और 7 कितना हो जाएगा 12 7 84। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 84। तो इस तरीके से आपको यहाँ से अब क्या होगा, इजी होगा C1 की लंबाई निकालना, इस P की लंबाई निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि सारी ही वैल्यू आपको पता है। तो अब क्या करना है, जोड़ भाग गुणा घटाव भी करना है आपको सारा। तो आप कैसे करेंगे यहाँ से कि ये 9 × 27 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 25 × 100 हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा आपका p का स्क्वायर इंटू 7 प्लस कितना हो जाएगा 84। ठीक है, तो ये 84 को इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 100 में से 84 माइनस होगा 16, मीन्स 27 प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा आपका p का स्क्वायर इंटू 7, मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 27 और 16, 6 और 4 3, 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13 के 3, हासिल 1, 2 और 3 और 4 43 बराबर कितना हो जाएगा आपका p का स्क्वायर इंटू 7, मीन्स ये जो आ जाएगा p का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 43/7, मीन्स आपको अगर p निकालना है तो p की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहाँ से p की वैल्यू मिलेगी आपको, जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, √43/7। ठीक है, √43/7। तो इस तरीके से आप C1 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, 2-3 स्टेप में भी आप निकाल सकते हैं। आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये तो मेरे को समझाना है इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, वरना यहीं पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इधर जाएगा 16 बचेगा और ये कितना होगा 16 और 27 43 होगा और 43/7 होगा बराबर p स्क्वायर आ जाएगा। तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा 43/7। इस तरीके से आप जो है C1 की लंबाई इजीली निकाल लेंगे इस स्टुअर्ट थ्योरम की मदद से। ठीक है, किस थ्योरम की मदद से, स्टुअर्ट थ्योरम की मदद से। तो ये आपके लिए आपने शायद तक कभी 9th-10th में ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो ये आपके लिए जो है नई चीज़ है। तो इसको आप क्या करें, 2-3 बार लिख के कॉपी में लिख के इसको समझने का ट्राई करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो जो है ये स्टुअर्ट थ्योरम जो है ये समझ में आई होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है कि ये जो थ्योरम है आपको समझ में आई होगी कि आपको अगर C1 की लंबाई निकालनी है, इस तरीके से किसी C1 की लंबाई निकालनी है तो आप उसको इजीली कैसे निकाल सकेंगे इस स्टुअर्ट थ्योरम की मदद से, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्या है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आप इसको लोड ना ले। क्या है, एक बार और मैं लिख के बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या है। ये साइड अगर A है, ये साइड B है, ये साइड C है, तो ये पूरी साइड कितनी होगी तो आप बता देंगे, ये पूरी साइड होगी C। उसमें से अगर ये M है, ये N लिया है आपने, ये साइड A है, ये साइड B है, क्योंकि इस भुजा के सामने वाली साइड A होती है, A वर्टेक्स के सामने वाली साइड A, B वर्टेक्स के सामने वाली साइड A जो होती है वो B होती है, और C वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होती है, C होती है। ठीक है, तो आपको स्टुअर्ट थ्योरम क्या होती है, सिंपल एक बार और लिख के बताता हूँ ताकि आपको समझ में आए, आपके माइंड में बैठ जाए कि ये क्या होता है A स्क्वायर N। ठीक है, क्या होता है A स्क्वायर N प्लस आपका क्या होता है B स्क्वायर M बराबर आपका क्या होता है कि ये अगर आपने इसकी लंबाई अगर P मानी है तो P का स्क्वायर इंटू C, मीन्स ये पूरी साइड की लंबाई, प्लस आपका क्या होगा M इंटू N इंटू C। ये क्या है, आपकी स्टुअर्ट थ्योरम है। और इस पर बेस्ड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया है ताकि अगर इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको क्या करें, इजीली कवर कर सके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा स्टुअर्ट थ्योरम। अब इस पर पढ़ना है आपको क्या, स्पेशल केस। इसका एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस होता है किसमें, आपको काय में पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है आपका, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको बोलते हैं, उसमें इसका एक स्पेशल केस होता है जो आपको देखना है। स्पेशल केस क्या होता है वो आपको देखना है कि अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बना रहे हो तो उसमें ये जो होता है उसमें अगर आपको C1 की लंबाई निकालनी है, काय की लंबाई, C1 की लंबाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टुअर्ट थ्योरम कहाँ पर यूज होती है, वो होती है स्टुअर्ट थ्योरम C1 की लंबाई निकालने में। तो आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल केस है कि अगर ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसमें क्या है कि ये भुजा भी मान लो आपने A ले ली है, ये भुजा भी A है, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप C1 की लंबाई इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि अगर आपका क्या है, आपकी ये है A, ये है B और ये है साइड C। ठीक है, ये साइड C है और इस पे अगर आपने एक C1 ड्रॉ की है इस तरीके से, ये C1 ड्रॉ की है, तो इस C1 की लंबाई आप इजीली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखें कि ये क्या है आपका M है, ये N है और ये पूरी साइड कितनी है, C है। ठीक है, ये पूरी साइड कितनी है, C है। तो यहाँ पर आपको अगर इस C1 की लंबाई मान लो P की लंबाई निकालनी है तो P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस कितना कर देंगे आप, M इंटू N। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, M इंटू N। ये क्या होगा आपका, डायरेक्ट शॉर्टकट हो जाएगा C1 की लंबाई निकालने का आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है, किस त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। पहले आप स्टेटमेंट समझे, स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा तो मैं इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा स्टुअर्ट थ्योरम से, बट आपको स्टेटमेंट समझना है कि क्या दे रखा है। जब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो, जब आपको क्या दे रखा हो, एक मिनट,
जब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाए और उसमें क्या निकालना हो, आपको C1 की लंबाई निकालना हो, तो C1 की लंबाई कैसे निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में कि आपको C1 का स्क्वायर करना है, मीन्स इस P का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, जो बराबर साइड है उनका स्क्वायर करके माइनस m इंटू n कर देना है कि ये भुजा अगर इतनी m है और ये n है, तो ये क्या कर देना है आपको माइनस m इंटू n। ये क्या है आपका स्पेशल केस है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ये आया कहाँ से, तो ये मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आया कहाँ से है। तो आपने स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ी है, अभी जो मैंने आपको अभी समझाई है स्टुअर्ट थ्योरम आपको बताई है मैंने, वो अगर यहाँ पर लगाएंगे आप इस ट्राइंगल में अगर स्टुअर्ट थ्योरम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे कि a का स्क्वायर करेंगे और n करेंगे, आप क्या करेंगे a स्क्वायर n करेंगे, प्लस क्या करेंगे इधर इस वाली साइड का स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा a स्क्वायर क्या करेगा a स्क्वायर m आएगा आपका, ठीक है। ये क्या आएगा a स्क्वायर m और ये क्या आएगा a स्क्वायर m, ठीक है। ये a स्क्वायर n, ये a स्क्वायर m बराबर क्या होगा आपका C1 का स्क्वायर इंटू सामने वाली साइड क्या हो जाएगी c, सामने वाली साइड क्या हो जाएगी c, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में mnc क्या हो जाएगा ये mnc। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, अगर आप a कॉमन लेते हो तो ये आएगा आपका a स्क्वायर, ये बचेगा m प्लस n, ये क्या बचेगा आपका m प्लस n, ये n और ये m मिलकर क्या बचेगा आपका m प्लस n बराबर आपका होगा p स्क्वायर इंटू c। मीन्स यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर भी c है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो c, और ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस mn, ठीक है, p स्क्वायर प्लस mn। तो आपको मिलेगा कि ये mn मिलकर क्या बना रहा है, m प्लस n क्या बना रहा है, m प्लस n अगर जोड़ोगे तो ये क्या होता है c, ठीक है। m प्लस n की वैल्यू क्या है c, तो इस m प्लस n की जगह आप यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि ये जो m प्लस n आपने लिया है, ये जो m प्लस n है, यहाँ पर जो m प्लस n आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या बन रही है आपकी, इसकी वैल्यू बन रही है c, ठीक है। तो ये अगर आपने देखा कि m प्लस n c है, तो इसको अगर यहाँ पर पुट करोगे आप m प्लस n की जगह, तो ये क्या होगा a स्क्वायर इंटू c बराबर क्या आ जाएगा, मीन्स इनवर्ट कोष्टक में क्या आएगा आपका mn, ठीक है, p स्क्वायर mn। तो इस c से इस ये जो c है ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी क्या कि a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस mn, p स्क्वायर प्लस mn। मीन्स डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हैं कि p स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इस ये जो c1 ली थी, इस c1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस mn, ठीक है, a स्क्वायर माइनस mn, a स्क्वायर माइनस mn। मीन्स ये जो साइड है, ये जो बराबर साइड है, इसका स्क्वायर करो और इन दोनों का गुणा करके इसमें से घटा दो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं हाथों हाथ आपको समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन लेकर, एक एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो क्लियर हो जाए कि ये क्या है आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, कि ये भुजा भी आपकी 5 है, ये भुजा भी आपकी कितनी है 5 है। ये ABC एक ट्राइंगल है, क्या है ABC एक ट्राइंगल है, वर्टेक्स को हमेशा बड़ी से दर्शाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है ABC एक ट्राइंगल है जिसमें ये भुजा आपको दे रखी है, ये भुजा मान लो आपको दे रखी है कितनी, ये दे रखी है, या फिर आप क्या करोगे इसको C1 डालोगे, आप यहाँ पर क्या करोगे एक C1 डालोगे तो आपको क्या देगा, आपको देगा कि ये अगर 2 है ये 3 है, तो आपको निकालना है इस C1 की लंबाई। मतलब ये अगर P लिया है आपने, C1 क्या लिया है P, तो इस P की लंबाई निकालनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया है कि समद्विबाहु त्रिभुज में स्पेशल केस क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक स्पेशल केस होता है, वो ये होता है कि आपको सिंपल अगर C1 की लंबाई निकालनी है, इस C1 की लंबाई निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे कि P का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इस बराबर भुजा वाली ये जो है बराबर भुजाएं आपको दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका P स्क्वायर बराबर 25 माइनस 6 हो जाएगा, 25 माइनस 6, तो P स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 19। मीन्स P बराबर आप क्या बता देंगे √19, ठीक है, √19। इस तरीके से ये जो है कितना आ जाएगा आपका √19। मीन्स समद्विबाहु त्रिभुज में C1 निकालना और भी आसान है बाकी दूसरे ट्राइंगल से, ठीक है। ये जो था, ये जो स्टेटमेंट थी आपकी कौन सी वाली, ये वाली जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये किसके लिए थी, ये कोई सा भी आप जनरल ट्राइंगल ले रहे हैं जो समद्विबाहु त्रिभुज अगर नहीं है तो वहां पर भी ये क्या होगी अप्लाई होगी। बट अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, आपको अगर समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, तो वहां पर आपको डायरेक्ट बता देना है क्या
कि पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, समान भुजा जो दे रखी है उसका स्क्वायर, और ये जो C1 दो भागों में जो बांट रहा है इसको जिन दो भागों में बांट रहा है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। मीन्स उन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। क्या करना है, p का स्क्वायर बराबर क्या कर देना है, समान भुजा का स्क्वायर माइनस m इंटू एन। मीन्स C1 ने इस थर्ड साइड को जितनी भागों में बांटा है, दो भागों में अगर बांटा है तो उन दोनों भागों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो ये सिंपल क्या है आपके, मैंने आपको क्या क्या बताया है आज, मैंने आपको एक सरल भाषा में, आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो दो चीज़ें आपको समझाई है। क्या समझाई है, एक तो स्टुअर्ट थ्योरम, एक स्टुअर्ट थ्योरम इन जनरल ट्राइंगल। इन जनरल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि कोई सा भी त्रिभुज आप ले लो, कोई सा भी त्रिभुज आप ले लो, ये अगर साइड C है, ये B है, ये A है, तो ये क्या है, जनरल ट्राइंगल है, मीन्स विषम बाहु त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अगर आपको C1 की लंबाई निकालनी है तो मैं आपको एक ब्रीफ में जो है छोटा लिख के बता देता हूँ कि C1 की लंबाई, अगर ये C1P लिया है, ये A है, ये B है, ये M है, ये N है, तो यहाँ पर क्या बनती है आपकी प्रॉपर्टी, क्या बनती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी बनती है आपकी A स्क्वायर N प्लस B स्क्वायर M बराबर हो जाएगा P स्क्वायर इंटू C। ये सामने वाली साइड पूरी कितनी है आपकी, ये सामने वाली साइड पूरी कितनी है, C है, तो P स्क्वायर C प्लस क्या हो जाएगा, MNC प्लस क्या हो जाएगा, MNC। ये किस में होता है, किसी भी ट्राइंगल में, ये मैंने आपको बताया है आज। फिर एक कंडीशन और क्या बताई है मैंने, कि अगर आप समद्विबाहु त्रिभुज लेते हो, क्या लेते हो, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें अगर आपके पास क्या है, जिसमें अगर ये ABC एक ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आप इसको ABC ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC, जिसमें ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो अगर ये इसको क्या कर रहा है, इस M और N दो पार्ट में बांट रहा है, M और N दो पार्ट में अगर बांट रहा है, ये C1 इसको M और N दो पार्ट में बांट रही है, तो इस C1 की लंबाई आप इजीली निकाल लोगे कि P स्क्वायर बराबर आप क्या कर दोगे, P स्क्वायर बराबर कर दोगे, अगर ये साइड A है और ये साइड भी A है तो A का स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, M इंटू N, ठीक है, माइनस M इंटू N। और यहाँ से आपको इस C1 की लेंथ जो है इजीली जो है काउंट कर लोगे, ये इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको आज आकर शुरू में पहले तो समझाया था कि किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, सबसे छोटे एंगल के सामने की साइड सबसे छोटी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि C1 की लंबाई कैसे निकालते हैं, स्टुअर्ट थ्योरम से C1 की लंबाई आप कैसे निकालोगे, ये होता है A स्क्वायर N प्लस B स्क्वायर M बराबर क्या होता है आपका P स्क्वायर इंटू C प्लस MNC, ठीक है, ये होती है आपकी स्टुअर्ट थ्योरम। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि यही स्टुअर्ट थ्योरम आप समद्विबाहु त्रिभुज में डायरेक्ट कैसे अप्लाई करोगे, जब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा हो तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कैसे अप्लाई करोगे। और इस पर बेस्ड मैंने आपको जो है क्या करवाया है, एग्जाम्पल लेकर जो है इसको करवाया भी है कि ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से आप कर सकते हो, स्टुअर्ट थ्योरम से C1 की लंबाई कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरे को लगता है कि आपको समझ में आई है। एक जनरल स्टेटमेंट था C1 स्टुअर्ट थ्योरम का जो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक है। तो मैं इसके बाद जो है जो आपको पढ़ाना था, ये एक छोटा सा टॉपिक था तो मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो है आपको समझना है, क्या समझना है, इसके बाद आप पढ़ोगे क्या, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। इंटीरियर एंगल, अभी तक आप क्या पढ़े थे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, बट आपको अब पढ़ना है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। बाइसेक्टर थ्योरम, इसकी एक थ्योरम होती है जो बहुत काम में आएगी आपको, इसको आपको पढ़ना है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को पढ़ना है और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को भी पढ़ना है आपको। इससे आगे वाले लेक्चर में आप मीन्स मंडे से जो है ये चीज़ें आप क्या है पढ़ोगे, ठीक है। मीन्स मंडे क्या, ट्यूसडे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मेरा ये है कि आपने देखा है कि 15 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, आपकी 15 क्लासेस हो चुकी है ज्योमेट्री में। और मैं चाहता हूं कि आप अगर इस बार पढ़ रहे हैं, अगर मेरे से आप अगर पढ़ रहे हैं, एक बंदा भी अगर वहां पर पढ़ रहा है, आप अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप जो है एक बार पढ़े और आखिरी बार पढ़े, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप बार बार ये चीज़ें आपको जो है दिक्कत दे। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, अब की बार आखिरी बार वाले काम है। मीन्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ज्योमेट्री को पूरा ही पढ़े और एक बार में क्या करें, फिनिश कर दे, ठीक है। उस तरीके से मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या हो, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आपको सारा अगर पढ़ना है तो आप जो है हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको जो है चैनल समझ में आ रहा है, सारा जो चीज़ें समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।